जनरल ए के न्याजी अपनी सामान्य उम्र में लिखते हैं, हमें बैचलर्स ऑफिसर के क्वार्टर में रखा गया था। हम अफसर को एक बेडरूम और एक उससे मुल्हिक बाथरूम दिया गया था। सामने एक बरामद के साथ एक मुश्तरका रहने का कमरा था। कमरे बहुत ज़्यादा थे, इसलिए हमने एक कमरे को नमाज का कमरा और दूसरे को मेस रूम बना लिया था। हमें हर रोज़ एक ही तरह का खाना मिलता था, उबले हुए चावल, चपातियाँ, सब्जियाँ और दाल। कभी कभी हमें गोश्त भी दिया जाता था। हमारे कैंप को चारों तरफ से खारदार तारों से घेर लिया गया था। 24 घंटे एक सेंट्री और अल्सेशन कुत्ते के ज़रिए हमारी निगरानी की जाती थी। इंडियन फ़ौजियों की बटालियन कैंप के मसाफात में हमारी हिफाजत के लिए तैनात थे। मजमूई तौर पर कैंप के अमले का हमारे साथ अच्छा सलूक था। कैंप में नमाज जनरल अंसारी पढ़ाया करते थे। पाकिस्तानी एहलकारों को जनीवा कन्वेंशन के कवानीन के तहत माहाना 140 रुपये तनख्वाह दी जाती थी, जिससे वो किताबें, तहरीरी कागजात और रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदते थे। एक इंडियन कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई गई जो बाज़ार से ज़रूरत की चीज़ें खरीद कर उनके हवाले करता था। चंद दिनों बाद इंडियन फ़ौजियों ने कैंप के गिर्द दीवार बनाना शुरू कर दी। जब जनरल ए के न्याजी ने उसकी मुखालफत की तो उन्हें बताया गया कि ये इसलिए किया जा रहा है ताकि बाहर से लोग उन्हें न देखें। जनरल न्याजी लिखते हैं, हमें बताया गया कि हुकूमत पाकिस्तान ने हमें मारने के लिए 2 आदमी भेजे हैं। जनरल पाटा ने मुझे बताया कि उन्हें दिल्ली में आर्मी हेडक्वार्टर बुलाया गया और बताया गया कि इंडियन इंटेलिजेंस ने जमशेद नामी शख्स को कलकत्ता में पकड़ा है, जिसने बताया है कि उसे और एक और शख्स को जनरल ए के न्याजी को कत्ल करने के लिए भेजा गया है। कुछ दिनों बाद मेजर जनरल शाहबेग सिंह को वहां जनरल पाडा की जगह तैनात किया गया। उनका सलूक मेरे साथ बहुत दोस्ताना था। वो कहते थे कि इंडिया में सिखों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता। उन्होंने मुझे खालिस्तान का नक्शा दिया जिसमें पूरा मशरकी पंजाब शामिल था। बाद-ए-ज़ान सन 1984 में जब इंडियन फ़ौजी गोल्डन टेम्पल में दाखिल हुए तो वो जर्नैल सिंह भंडर अनवाले के साथ लड़ते हुए मारे गए। सुरंग खोदकर बाहर निकलने का मंसूबा। नाज़रीन, दूसरी जानिब कर्नल हकीम अरशद कुरैशी जो बाद में मेजर जनरल बने, उन्होंने और उनके साथियों को 21 दिसंबर को बसों के ज़रिए इंडिया लाया गया। सड़क और रेल के ज़रिए एक दिन और एक रात सफ़र के बाद उन्हें रांची में जंगी कैदी कैंप नंबर 95 में ले जाया गया। उनके जाते ही उन लोगों ने उस कैंप से फ़रार होने की मनसूबाबंदी शुरू कर दी। उन दिनों एक इंडियन कमांडेंट ने कैंप का दौरा किया। उन्हें ये देखकर बहुत गुस्सा आया कि कैंप की देखभाल ठीक से नहीं हो रही थी। मेजर जनरल हकीम अरशद कुरैशी ने अपनी किताब 1971 इंडो पाक वार ए सोल्जर नैरेटिव में लिखा है कि जब कमांडेंट चले गए तो हमने इंडियन JCOs से कहा कि हमें बेलचे और खुरपियाँ फराहम करें ताकि हम हर बैरक के सामने फूलों की क्यारियाँ बनाएं, ताकि अगली बार जब कमांडेंट आए तो उसे देख खुश हो जाए। हमें ये दोनों चीज़ें दी गई। हम दिन में बागबान करते थे और रात को उनकी मदद से सुरंगें खोदते थे। पहले हम खोदी हुई मिट्टी को बैरक की फॉल्स सेलिंग में छुपा देते थे। जब वो छत मिट्टी के बोझ से गिर गई तो हमने मिट्टी को क्यारियों में छिड़कना शुरू कर दिया। जब सुरंग अपनी आखिरी मरहले में पहुंची तो हमने कैंप के अंदर और बाहर से इंडियन करेंसी को जमा करना शुरू कर दिया। इंडियन फ़ौजियों की मदद से हमने अपने सोने की अंगूठियां, घड़ियां और दीगर कीमती अशिया बेचकर अच्छी खासी रकम इकट्ठी कर ली। इंडियन फ़ौजियों को सुरंग का पता चल गया, लेकिन जिस दिन उन पाकिस्तानी फ़ौजियों को उस सुरंग से फ़रार होना था, उसी दिन तमाम जंगी कैदियों को कैंप के बीच में जमा होने को कहा गया। उनके इर्द गिर्द और वाच टावर्स पर मुसल्लह मुहाफ़िज़ों की तादाद बढ़ा दी गई। कैंप कमांडर कर्नल होज एक जंगी कैदी के कमरे में गए और उनसे बिस्तर के नीचे पड़ी लकड़ियों को हटाने के लिए कहा। उसके बाद जब उन्होंने फ़र्श की चादर उठाई तो उन्हें एक गहरा सुराख नज़र आया। उसके बाद उन्होंने तमाम पाकिस्तानी जंगी कैदियों को इकट्ठा किया और तकरीर की कि कैंप से फ़रार हो जाने की कोशिश करना पाकिस्तानी जंगियों कैदियों का फ़र्ज़ है, लेकिन इसी तरह इंडियन फ़ौजियों का फ़र्ज़ है कि ऐसा न होने दें। अब एक अच्छे सिपाही की तरह जिन लोगों ने ये कोशिश की थी वो सामने आएँ और अपने जुर्म का एतराफ़ करें ताकि दूसरे जंगी कैदियों को बिला वजह तकलीफ़ न उठाना पड़े।
सुरंग खोदने की सज़ा। मेजर जनरल कुरैशी लिखते हैं, हम में से 29 लोगों ने खुद उस फेल की जिम्मेदारी अपने सर लेने का फ़ैसला किया। दर हकीकत हमारे एक साथी ने हमें धोखा दिया। उसने न सिर्फ इंडियंस को सुरंग की जगह के बारे में आगाह किया, बल्कि उन्हें ये भी बताता रहा है कि सुरंग कहाँ तक खोदी गई है। शाम को हमें उसके लिए सज़ा दी गई। हमारी चारपाइयाँ और ज़ाती सामान छीन लिया गया। हाल में इकट्ठे खाने की सहूलत ख़त्म कर दी गई। खाने के बाद चहलकदमी और बाहर से आर्डर देने पर भी पाबंदी लगा दी गई। दिन में कई बार हमारी हाज़िरी ली जाने लगी। एक लेफ्टिनेंट कर्नल के सरबराह में उस वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया। चंद रोज़ बाद उन सज़ा याफ्ता जंगी कैदियों को कैंप नंबर 95 से कैंप नंबर 93 में मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन यहाँ उन्हें बहुत कम वक्त के लिए रखा गया था। कुछ जंगी कैदियों को आगरे ले जाया गया। उसकी तफसील बताते हुए मेजर जनरल अरशद कुरैशी ने अपने किताब में लिखा है कि 20 जून 1972 को हमें हथकड़ियाँ लगाकर ट्रक पर लाद कर रेलवे स्टेशन ले जाया गया। कैंप में बाकी जंगी कैदी हमारा हशर देख रहे थे। उन्हें ये पैगाम देने की कोशिश की जा रही थी कि वो ऐसा काम करने की हिम्मत न करे। हमें ट्रेन के एक डब्बे में बिठाया गया जिसे बाहर से बंद किया जा सकता था। अगरचे टॉयलेट में कमोड था, लेकिन सिक्योरिटी के लिए दरवाज़ा निकाल दिया गया था। हमें हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ भी डाली गई। खाना खाते वक्त भी हमारे हाथ नहीं खोले गए। हथकड़ी लगाकर खाना एक तरह की सज़ा थी, क्योंकि उस हमारे कपड़ों पर ज़्यादा खाने गिर रहे थे। हमें लोगों के सामने टॉयलेट इस्तेमाल करना होता था, न टॉयलेट पेपर, न हाथ धोने के लिए पानी। अचानक मुझे लगा कि मैं दुनिया के 8वें अजूबे ताजमहल को देख रहा हूँ। हम आगरा पहुँच चुके थे। ये 21 जून 1972 की तारीख थी। इंडिया का सबसे तवील और गर्म तरीन दिन था। नाज़रीन, पाकिस्तानी कप्तान डॉक्टर के भेष में जेल से फरार। आगरा जेल उस वक्त इंडिया के सबसे महफूज जेल थी। यहाँ 200 के करीब पाकिस्तानी जंगी कैदी रख गए थे। जनरल कुरैशी का इंडियन जेल में तजुर्बा अच्छा नहीं था, क्योंकि उन्हें फ़रार होने की कोशिश की सज़ा दी जा रही थी, लेकिन एक और पाकिस्तानी अफसर अपनी सख्त सिक्योरिटी के बावजूद फ़रार होने में कामयाब हो गया। कैप्टन रियाजुल हक ने बीमार होने का बहाना बनाकर खुद को जंगी कैदी अस्पताल में दाखिल कराया। एक दिन वो अपने गले में स्टेथोस्कोप के साथ डॉक्टर का सफ़ेद कोट पहनकर अस्पताल से फरार होने में कामयाब हो गए। उसी तरह कैप्टन शुजाअत अली भी चलती ट्रेन से छलांग लगाकर फरार होने में कामयाब हो गए, लेकिन उसका बदला लेने के लिए इंडियन फौजियों ने एक और जंगी कैदी मेजर नसीबुल्लाह को गोली मार दी। जंगी कैदियों को फिल्म पाकीज़ा दिखाई गई, और अगर उन वाक़यात को एक तरफ रखा जाए तो आलमी प्रेस में पाकिस्तानी जंगी कैदियों के साथ इंडिया के अच्छे सलूक का चर्चा हुआ। इंडिया के नायब सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल S.K. सन्हा अपनी किताब चेंजिंग इंडिया स्ट्रीट फ्राम द हार्ट में लिखते हैं, उन जंगी कैदियों से बात करने के लिए सीनियर इंडियन सिविलियन और फौजी मुसलमान अफसर उनको बुलाया गया। मुशायरा और उनके लिए फ़िल्मी शोध मुनक़िद किए गए। हमने उन्हें पाकीज़ा और साहब बीबी और गुलाम जैसी फिल्में दिखाई जो उन्हें बहुत पसंद आईं। रोडकी में हमने पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी हुकाम के दरमियान क्रिकेट मैच का भी एहतमाम किया। उन कैंपों का दौरा करने के बाद वाशिंगटन पोस्ट के नुमाइंदे ने लिखा कि दुनिया में कहीं भी जंगी कैदियों के साथ इतना अच्छा सलूक नहीं किया गया। ये इंडियन फौजी की बहुत बड़ी तारीफ थी। जनरल सीम मानिकशाह की सवाने उम्र लिखने वाले जनरल दीपेंद्र सिंह लिखते हैं, पाकिस्तानी जंगी कैदियों के साथ इंडिया में बहुत अच्छा सलूक किया जाता था। उन्हें वही राशन और कपड़े दिए जाते थे जो हिंदुस्तानी फ़ौजियों को दिए जाते थे। जहां पाकिस्तानी जंगी कैदियों को बैरकों में रखा जाता था, वहीं हिंदुस्तानी फ़ौजी बाहर खेमों में रहते थे। हमारे लिए अपने फ़ौजियों को ये बताना बहुत मुश्किल था कि उन्हें खेमों में इतने मुश्किल हालात में क्यों रखा जा रहा है, जबकि पाकिस्तानी जंगी कैदियों की बैरकों में पानी मिल रहा है और कूलर और पंखे भी मुयस्सर थे। सीम मानिकशाह ने मुसलमानों के हर त्यौहार पर हर पाकिस्तानी जंगी कैदी को मुबारकबाद का पैगाम भेजा। जनरल न्याजी ये भी तस्लीम करते हैं कि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान की जंगी कैदियों को रिहा करने की और भी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन एक वजह यह थी कि वो न सिर्फ उन्हें खाना खिला रहे थे बल्कि कम ही सही लेकिन अजरत भी दे रहे थे, जो इंडिया जैसे गरीब मुल्क के लिए मुश्किल काम था। 28 माह बाद जनरल न्याजी की रिहाई। वो दिन भी आया जब जनरल न्याजी को जैलपुर रेलवे स्टेशन पर पाकिस्तान जाने वाली मखसूस ट्रेन में बिठाया गया।
नाज़रीन, ट्रेन 30 अप्रैल सन 1974 की सुबह वाघा बॉर्डर पर पहुंची। पाकिस्तान में दाखिल होने से पहले उन्हें चाय पिलाई गई। उन्होंने इंडिया में 28 माह जेल में गुजारे। पाकिस्तानी सरहद के उस पार उनके इस्तकबाल के लिए साहिबान लगाए गए थे। जनरल नियाज़ी लिखते हैं कि जब मैंने सरहद अबूर की तो एक ब्रिगेडियर अंजम ने मुझे सल्यूट किया और कहा कि जनाब, आपको प्रेस के सामने कोई बयान देने की ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने 4 इंच का मुस्ततील कार्ड बोर्ड निकाला जिस पर नंबर 1 लिखा था। मुझे कहा कि उसे अपने सीने पर लगा लें ताकि उसकी तस्वीर ली जा सके। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या दीगर जंगी जनरलों की भी इस तरह तस्वीरें बनाई गई हैं तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने इतना ज़रूर कहा कि ये जनरल टिक्का के हुक्म पर किया जा रहा है। मैं बहुत नाराज़ हुआ। मैंने अंजम को कहा कि इससे पहले कि मैं अपने आपे से बाहर निकल जाऊं, तुम यहाँ से चले जाओ।